जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम तक बात कर लिया है। आज हम लोग 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जो अभी तक पढ़ाई हुआ है उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ एक चार्टर लाती है और इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है। यह कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए गठित होती है। भारत में व्यापार करने आती है और व्यापार करते करते भारतीय राजनीति में इन्वॉल्व हो जाती है। इस तरह से यह भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है। भारत में इसकी गतिविधियां काफी बढ़ जाती है और इन्हीं गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम लाया जिसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया जाता है कि अब से प्रत्येक 20 वर्ष पर एक नियम आएगा और कंपनी के शासन को नियंत्रित करेगा। और इसी क्रम में 1853 ईस्वी तक चार्टर आता है और कंपनी के शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसी दौरान 1857 ईस्वी में क्या होता है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल बज जाती है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पिछले 100 वर्षों यानी कि 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए शोषण का परिणाम था। 58 ईस्वी में एक और अधिनियम आता है और इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया जाता है कि अब भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा बल्कि शासन के लिए सीधे ब्रिटिश क्राउन उत्तरदायी होगा। अब गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय को लाया जाता है और यही वायसराय भारत के शासन के सर्वोच्च हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथों में नियंत्रण चला जाता है और फिर एक अलग प्रक्रिया शुरू होती है भारत के संवैधानिक विकास का। 1861 ईस्वी में क्या होता है कि जो वायसराय होते हैं उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। साथ ही साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया 1861 ईस्वी के अधिनियम में कि अब जो कानून बनेंगे उसमें कुछ ना कुछ भारतीयों से भी सहयोग लिया जाएगा। कहा जाए तो भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा और इसी के तहत 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। अब जाके क्या होता है कि 1858 के अधिनियम के बाद रानी एलिजाबेथ उन्हें भारत का साम्राज्य घोषित कर दिया जाता है। चूंकि अब भारत में शासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहना कोई औचित्य नहीं रहता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। 1892 ईस्वी में एक अधिनियम आता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है और बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे स्टेप वाइज भारतीय संवैधानिक विकास की एक एक ईंट के रूप में जुड़ता चला जा रहा है। अब आता है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। यह अधिनियम इसलिए खास हो जाता है कि इसमें सांप्रदायिकता को संवैधानिकता प्रदान कर दी जाती है। अंग्रेजों का वह घिनौना रूप सामने आता है जिसे भारत के राष्ट्रवाद के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बनकर पेश होता है। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया। भारत में सांप्रदायिक भावना का विकास कर दिया। अब जो है हिंदू मुस्लिम एक साथ ना होकर अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। अब आता है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम तो सांप्रदायिकता के मामले में और भी भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है जब सांप्रदायिकता का विस्तार कर दिया जाता है। पहले यह मुस्लिमों तक सीमित था, अब सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों तक इसका विस्तार कर दिया जाता है। लेकिन 1919 के अधिनियम में कुछ अच्छी बातें भी होती है। जो सबसे अच्छी बात यह होती है कि अब महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ब्रीफली भारत के संवैधानिक विकास के सफर को 1919 के भारत शासन अधिनियम तक देख लिया। आज के वीडियो में हम लोग 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करेंगे। इस अधिनियम में क्या प्रोविजन किए गए, यह अधिनियम कैसे भारतीय संवैधानिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़ता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यह जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, यह एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है वो कहीं ना कहीं इसके बोझ को उठाने के कारण भी, क्योंकि भारत के संविधान में 321 में से 250 अनुच्छेद हूबहू ले लिए गए थे। तो दोस्तों इस तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू कर दिया जाता है। देखिए इसमें क्या प्रोविजन किए गए हैं, आइए हम लोग इसको समझते हैं। इसमें जो पहला प्रोविजन किया गया है वो किया गया है कि अखिल भारतीय संघ की कल्पना की जाती है। ये जो अखिल भारतीय संघ होता है इसमें 11 प्रांत जो होते हैं ब्रिटिश प्रांत होते हैं, 6 जो चीफ कमिश्नर के प्रांत होते हैं और देसी रियासतें होती हैं। ऐसा कल्पना किया जाता है कि ये सभी मिलकर एक अखिल भारतीय प्रांत का निर्माण करेंगी।
ये जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनको इस संघ में शामिल होने की अनिवार्यता थी, लेकिन ये जो देशी रियासत वाला जो ये है, इन्हें अनिवार्यता नहीं थी। ये स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं अगर उनकी स्वेच्छा हुई तो। लेकिन होता क्या है कि ये जो देशी रियासत है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, और नहीं शामिल होने के कारण ये जो भारतीय संघ की कल्पना थी ये अधूरी रह जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के पहले प्रोविजन को देख लिया। अब जो है दूसरा प्रोविजन वो है कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है, लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या किया जाता है कि ये जो द्वैध शासन है वो प्रांतों से हटा लिया जाता है, यानी प्रांतों को छूट दे दी जाती है अपने लिए कानून बनाने के लिए। समझ गए? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। और अब क्या होता है कि ये जो द्वैध शासन था प्रांतों से उठकर केंद्र में लागू हो जाता है, यानी कि कहा जा सकता है कि जो विधायी शक्तियां हैं, जो विधायी विषय हैं, उन्हें अब बांट दिया जाता है, 3 भागों में बांट दिया जाता है। जो भाग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। पहला होता है परिसंघीय सूची, दूसरा होता है प्रांतीय सूची, और जो तीसरा होता है वो होता है समवर्ती सूची। जो परिसंघीय सूची है उनके विषयों पे कानून बनाने का अधिकार परिसंघीय विधानमंडल को होता है। प्रांतीय सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल को होता है, और जो समवर्ती सूची का विषय है उस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन इसमें जो खास बात है वो यह है कि जब परिसंघीय सूची किसी विषय पे कानून बना दे तो प्रांतीय सूची द्वारा बनाए गए कानून प्रभावहीन हो जाते हैं, यानी कि परिसंघीय सूची को वरीयता दी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रोविजन। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में जो अगला प्रोविजन था वो था संघीय न्यायालय की स्थापना। जी हाँ, 1935 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। जो अगला है वो है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा जाता है। ये विशेषता है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। हम लोग 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा दस्तावेज आता है, एक बहुत बड़ा शासन करने के लिए एक नियम कानून बनकर आता है। लेकिन उसमें यह कानून भी होता है, यह प्रोविजन भी होता है कि अभी तक इन सभी मामलों में जो सर्वोच्च है वो ब्रिटिश संसद है। ब्रिटिश संसद है, अगर संसद चाहे तो इस कानून को किसी भी समय समाप्त कर सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को इस अधिनियम में स्वीकार किया गया है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। आइए देखते हैं अगला जो है। अब जो है अगला जो इसमें विशेषता है इस अधिनियम का कि सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया है। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, जिससे 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भी बढ़ाया जाता है। अब इसका और गंदा स्थिति देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि सांप्रदायिकता के नाम पे इसका विस्तार कर दिया जाता है, और इसमें अब मजदूरों, महिलाओं तथा पिछड़ी जातियों के लिए भी एक अलग संप्रदाय बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह अंग्रेजों का घिनौना रूप देखने को मिलता है, और सांप्रदायिकता के नाम पे देश में भेदभाव की शुरुआत होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब जो अंतिम प्रोविजन है भारत शासन अधिनियम 1919 का, वो यह है कि इसमें भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है। हम लोग पढ़े थे भारत परिषद, आप कमेंट करके बताएंगे भारत परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो वो जो भारत परिषद था इसे अब समाप्त कर दिया जाता है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों इसमें कुछ और बातें होती हैं जो इस प्रकार है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। दोस्तों 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ रहा है कि 1935 ईस्वी तक बर्मा भारत का ही पार्ट था। लेकिन बर्मा भारत का पार्ट कैसे बना, हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। अगर आप पढ़े होंगे तो बताएंगे कि बर्मा भारत का पार्ट कब बना, किस गवर्नर जनरल के काल में बना। आइए देखते हैं। दूसरा जो है मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए RBI की स्थापना की जाती है। ये जो सारे प्रोविजन है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में किए जाते हैं। जो अगला है वो है मताधिकार का विस्तार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों,
पहले भी वोट देने का अधिकार था लोगों को, लेकिन बहुत सीमित था। अब थोड़ा सा विस्तार किया जाता है इसमें। कुल जनसंख्या का 10% लोगों को मताधिकार का यानी कि मत देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 को काफी विस्तारित रूप में चर्चा किया है। उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आएगा।